तो ब्राह्मण साम्राज्य में आते हैं। ब्राह्मण साम्राज्य में हम शुंग, उसके बाद कण्व वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश, ये सारे वंश को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो मौर्य वंश का जो विनाश हुआ, मौर्य वंश का जो समाप्ति हुई, जो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था बृहद्रथ, उसका हत्या करके पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश का नींव डालता है। ठीक है, मगध पे आते हैं अब शुंग वंश में। तो पुष्यमित्र शुंग जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित किया। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। भरूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश का स्थापना किया। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा हुआ। उसके बाद आता है सातवाहन वंश। ठीक है, शिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन आंध्र वंश यानी सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान, ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे में स्थापित की। सातवाहन वंश या आंध्र वंश भी कहते हैं इन्हें। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, वहीं पे जो है इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। सातवाहन वंश का प्रमुख शासक थे शिमुक सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, विशिष्टिपुत्र पुलुमावी, यज्ञश्री सातकर्णी। ठीक है, सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुरनार थे। हाल ने गाथा सप्तशतक तथा गुरनार ने बृहत कथा नामक पुस्तकें लिखी। सातवाहन ने चांदी, तांबे, सीसा यानी सर्वाधिक सीसा, पोटीन, कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। याद रखिएगा, पूछता है कि सातवाहन की जो मुद्राएं हैं इसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन थी, तो सीसा थी। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगवाया जाता था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम स्टार्ट किया। भूमिदान का सर्वप्रथम पुरालेखन का प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नाना घाट अभिलेख में मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में 1 गाय देने का उल्लेख भी है। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों में हमें मातृत्वात्मक ढांचे का आभास मिलता है नाम से, वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो इससे क्या पता चलता है कि वो मातृसत्तात्मक थे, ये एक ढांचा मिलता है, आभास होता है। उनके राजाओं का नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने का प्रथा थी, जैसे गौतमीपुत्र, विशिष्टपुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृसत्तात्मक था। ये ढांचा था मातृसत्ता, लेकिन जो मेन जो शासन की जो व्यवस्था थी वो पितृसत्तात्मक में ही थी, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलमिक को सौंप दिया। गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसे 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। ठीक है, सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हैं कार्ले का चैत्य, अजंता एलोरा की गुफाएं, अमरावती कला का विकास। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। सातवाहन राजा ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। अब आते हैं अंतिम चेदी राजवंश। ये चेदी राजवंश कलिंग में आया, मतलब कलिंग में था, या कलिंग भी बोल सकते इसको। तो अशोक की मृत्यु के उपरांत ही संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी जानकारी हमें हाथीगुम्फा अभिलेख, यह भुवनेश्वर उड़ीसा में मिलता है, जो खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था।
ठीक है, हमको उसको डिलीट कर देना है। चेदी राजवंश, ठीक है, ये कलिंग में ही ये चेदी राजवंश था। ठीक है, ये कैसे, जैसे अशोक की मृत्यु के उपरांत ही संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है में मिलता है। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था तथा उनके जैन मुनियों के लिए उदयगिरी के पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया खारवेल ने।